हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। इस चैनल में आपको डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें मॉर्निंग की क्लास में हम लोग बिहार एस्टेट और झारखंड सहायक आचार्य का सोशियोलॉजी का सिलेबस को यूनिट 1 से कवर कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को थ्योरी और एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं। और इवनिंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस, जिसका कि जो नोट्स है, जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको वो नोट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया गया है। एक दो जो आपके जो पॉइंट्स जो टॉपिक बचे हुए वो भी करवा दिए जाएंगे। और रहा एमसीक्यू का बात, तो जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है वो आपको यूट्यूब में करवा दिए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और अपने प्रिपरेशन को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है पेड ग्रुप में ज्वाइन होने का। या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पेड ग्रुप को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे ग्रामीण परिवर्तन एवं विकास। आपको जो नोट्स में दिया गया है सामुदायिक विकास योजना, ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में, तो उस प्रकार में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है। जो ग्रामीण समाज में जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके द्वारा क्या हो रहा है। विकृषिकीकरण और आत्महत्याएं, विकृषिकीकरण, कृषकों की समृद्धि या कृषकों के बीच आत्महत्याएं। तो भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप आय असमानता जो है वो उत्पन्न हुई है। और यह स्थिति कुछ कृषकों के लिए तो समृद्धि का कारण बनी है कि कुछ कुछ उनका योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन कुछ के कारण क्या हो रहा है कि वे और भी गरीब बनते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप क्या हो जा रहा है, विकृषिकीकरण हो जा रहा है, यानी डिपिजेंटाइजेशन हो रहा है। आपको अगर डिपिजेंटाइजेशन नहीं समझ में आ रहा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी रही हूँ, आप लोग जाकर इस एक बार जरूर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैंने उसे बहुत अच्छी प्रकार से आप लोग को समझाया है। उत्पन्न हुई है नवीन योजनाओं के लिए भूमि का अधिकाधिक उपयोग के साथ भूमि का भी विभाजन हो गया है। अब हर एक व्यक्ति के अंतर्गत वो भूमि का विभाजन हो जाने से क्या हो रहा है, दशकों की अवधि में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भूमि क्या हो रहा है और छोटे छोटे होते जा रहे हैं, जिसके कारण जो सीमांत किसान है उनका और निराशा का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कथन दिया गया है कि ग्राम नगर सांतत्य यानी रूरल अर्बन कंटिन्यूम की संकल्पना इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम तथा नगर समांतर व्यवस्थाएं हैं। रॉबर्ट रेविटफील्ड ने ग्राम नगर संतत की संकल्पना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस कथन का जो राइट आंसर है कि ये दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने 1930 में ग्राम नगरीय संतति की या फिर लोक नगरी निरंतरी की अवधारणा को प्रतिपादित किया। उनका कहना था कि जो अत्यंत छोटे गांव और जो विशाल नगरों के बीच एक निरंतरता होती है और ग्राम तथा नगर इस निरंतरता के दो छोर हैं, किंतु क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों छोर में क्या हो जा रहा है कि इन दोनों के बीच कई ऐसे गांव और नगर होते हैं जिनमें न्यूनाधिक मात्रा में, एकदम कम मात्रा में इन दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। जैसे जैसे हम एक छोटे गांव से महानगर की ओर बढ़ते हैं वैसे नगर अधिक नगरीय, अधिक लौकिक, अधिक व्यक्तिवादी के साथ साथ इनमें अधिक श्रम विभाजन भी हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ग्राम नगर सांतत्य की जो संकल्पना है इस विचारधारा के बिल्कुल ही विपरीत है कि ग्राम एवं नगर समानांतर व्यवस्थाएं, मतलब एक ही व्यवस्थाएं, ये कथन एकदम ये नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि ग्राम नगर सांतत्य किसका है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसका होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है तो कौन लाएगा, तो विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से ही।
अपराध और प्रथा जो आपका धार्मिक पर, ये सब चीज़ तो उतना नहीं ला सकेगा ना। तो विज्ञान और तकनीकी ने ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञान और तकनीकी का उपयोग आज के दौर में ग्रामीण लोग अपने कृषि कार्यों में करते हैं। जैसे पहले जो लोग हल चलाकर खेती करते थे, अब वो मशीनों का यूज़ कर रहे हैं, फसलों की कटाई के लिए मशीन का यूज़ कर रहे हैं, उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम नगर अवधारणा का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है। ग्राम नगर, देखिए ग्राम नगर सातत्य और ग्राम नगर सिर्फ अगर बोला जाएगा तो गॉल्पिन जी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर अगर सातत्य हो जाता तो रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। तो ग्राम नगर की जो अवधारणा है किनके द्वारा दी गई है, तो जे गॉल्पिन जी के द्वारा दी गई है। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय का पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा जनित मिश्रण की मध्यवर्ती प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, ग्राम नगर कहा जाता है। यही सब चीज को पकड़ना पड़ेगा। सिर्फ ग्राम नगर बोलेगा तो गॉल्पिन और सातत्य बोलेगा तो रेडफील्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी रही है। तो प्रमुख धन का अभाव, भूमि का अभाव, ये सब चीज़ तो नहीं है, लेकिन अशिक्षा। लेकिन क्या हो जा रहा है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं उनके बीच आपसी झगड़ा, ईर्ष्या, ये सब चीज़ क्या कर रहा है कि ग्राम को जो विकास में उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं देता है। वो लोग आपस में ही लड़ते रहते तो क्या विकास करेंगे। तो इन भारत के विकास में धन और अशिक्षा एक बाधा है। बोला जा रहा है कि हाँ धन भी एक बाधा का रूप है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो वहाँ के लोग हैं उनका आपसी जो बैर होता है वो ज़्यादा ही इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। देखिए जो टॉपिक आपका दिया गया था समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और पंचायती राज, ये आपका यूनिट 23 का भी टॉपिक है। तो इसलिए मैंने ये एमसीक्यू को आप लोगों के पास लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स प्लस एमसीक्यू दोनों अच्छे प्रकार से समझ में आ गए हो। मैंने नोट्स को पीडीएफ में दे दिया है ग्रुप में, आप लोग एमसीक्यू भी देख लीजिए। तो देखिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज उस वर्ष को चिन्हित करने के लिए बोला गया है जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था, मतलब लागू किया गया था। तो वो कब हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1980। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको IRDP बोला जाता है, ये छठी योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन सी योजना में प्रारंभ हुआ था, तो छठी योजना में। यह योजना गरीबी तथा बेरोजगारी के निवारण की दिशा में पहली सबसे अधिक महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे पहली बार गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार की नीति अपनाई गई। यह मूलतः निर्धनता उन्मूलन से संबंधित योजना है, पर इसमें लोगों को कृषि से संबंधित अनेक क्रियाओं में स्वरोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इस योजना में पूर्व में चल रही योजनाएं, जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है ये सब योजना, SFDA, FAL, ड्रैप, DDP तथा CADP, ये सबको एक मतलब उनको विलय करके एक ही किया गया। और ये जो योजना है 1 अप्रैल 1999 तक चली। फिर उसे स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना यानी SGSY के रूप में फिर से पुनर्गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो निर्धनता उन्मूलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP में शामिल नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन बी है COFEPOSA ये शामिल नहीं है, बाकी सारे हैं। मतलब बाकी सारे में है तो मतलब DPAP है, SFDA है, CAD है, ये सब चीज़ें सब ये सब योजना का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह जो योजना है ये 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ हुई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करना, सामाजिक एकजुटता लाना, प्रशिक्षण, समता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करना। स्वयं सहायता मतलब NGO के रूप में संगठित करना। यह कार्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए
किया जाता है। लोगों की अभिवृत्ति और कौशल संसाधनों की उपलब्धता और बाजार की संभाव्यता के आधार पर चुने हुए मुख्य कार्यकलापों के द्वारा कार्यकलाप समूह की स्थापना पर यह योजना ध्यान देती है। इस योजना में प्रक्रियागत दृष्टिकोण और गरीब ग्रामीणों की क्षमता के निर्माण पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो सामुदाय भारत में जो सामुदायिक विकास योजना है ये 2 अक्टूबर 1950 को प्रारंभ किया गया था। और इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि ग्रामीण क्षेत्र के और भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का पूर्ण विकास करना, उसे सुनिश्चित करना, स्थानीय नेतृत्व तथा स्व अभिशासन की संस्थाओं का विकास करना, ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। ठीक है, ये सब इसका मुख्य उद्देश्य था। पंचायती राज जो संस्था है वह किस प्रकार की है? तो ये त्रिस्तरीय संस्था है। पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ था वो 2 अक्टूबर 1959 को भारत की जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला से किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने इस पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरीय व्यवस्था में लाने की सलाह दी थी। भारतीय संसद द्वारा संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है वो 1992 में किया गया, जो पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा भाग 9 और अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया, जिसमें क्या बोला गया है कि संविधान के जो 73वां संविधान संशोधन था वो पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया जाएगा। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति हो जाएगी और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। 3 स्तर पर जो व्यवस्था है वो चलाई जाएगी। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना था। भारत में यहाँ पे जो मत का अधिकार है उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है, और वही ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष रखी गई है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 ख में वर्णित किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन एवं इसे प्रभावी बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जिसमें उन्होंने 1978 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और बोला कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तर पर चल रही है, उसको 2 स्तर पर चलाने चाहिए। ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। कौन? तो अशोक मेहता जी ने, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद हो जाएगा और उसके जो निचला स्तर है वो मंडल पंचायत का हो जाएगा। तो पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल वो 5 वर्ष के लिए होता है, जो उसकी प्रथम बैठक से प्रारंभ मानी जाती है। तो ये जो आपका है इसमें टोटल आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों का विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना ये उसका उद्देश्य है। ग्राम पंचायती के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो 21 वर्ष। हम लोगों ने पढ़ा, जो पैसेज पढ़ा उसी में हम लोग उसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किनके द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता जी के द्वारा। द्विस्तरीय बोलेगा तो अशोक मेहता, 3 स्तरीय बोलेगा तो बलवंत राय मेहता जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि वही रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 स्तरीय व्यवस्था किनके द्वारा की गई? तो बलवंत मेहता। संविधान का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। वो कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। ये चीज़ भी याद रखना होगा। पंचायती राज व्यवस्था मूलतः कितने स्तर में होती है? तो उसका 3 स्तर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन है? तो सबसे पहले आपका ग्राम पंचायत आ जाएगा, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। नेक्स्ट है कि द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश किनके द्वारा की गई थी? तो अशोक मेहता जी के द्वारा की गई थी। न्यूनतम कार्यकाल पंचायती राज का तो 5 वर्ष। वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है? तो वर्तमान भारत की अगर बात की जाए तो ये एक राजनीतिक अवधारणा है। भारत में स्वतंत्रता पश्चात गरीबों की समस्याओं का अध्ययन करने एवं पंचायती राज पर विचार करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। लोकतांत्रिक अवधारणाओं को स्वीकार करते हुए राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला देश का यह पहला राज्य, क्योंकि राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था।
तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वप्रथम कहाँ पे लागू हुआ था पंचायती राज, तो राजस्थान में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम क्रियान्वित की गई, तो राजस्थान का फिर नागौर जिला में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायती राज के असफलता का लिए उत्तरदायी है, तो भ्रष्ट जो नौकरशाही है, नौकरशाही में जो ब्यूरोक्रेसी, जो सरकारी विभाग के लोग हैं, उन लोगों का भ्रष्टता के कारण पंचायती राज असफल हो गया। पंचायती राज का विश्लेषण करने से यही हम लोग को पता चलता है कि पंचायतों में तो अपने समस्याओं को अपने आप हल करने की प्रवृत्ति विकसित नहीं हो पाए, और ना ही सहकारिता, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन जैसे पवित्र पंचायती भावना ही इसमें हमें देखने को मिली। पंचायती राज का असफलता का मुख्य कारण अगर बोला जाए तो ग्राम पंचायतों की कमजोर स्थिति, समूची जो प्रशिक्षण व्यवस्था है, जो मान लीजिए सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसका अभाव देखने को मिला। शैक्षणिक योग्यता का अभाव मिला, जिनका दबाव अधिक था, जो सत्ता पावर में थे वो पंचायतों में सदस्य बनने लगे। स्वतंत्र आर्थिक स्रोतों का पर्याप्त मात्रा का अभाव हो गया। जातिवाद की भावना आ गई। जनप्रतिनिधियों से संबंधित कठिनाइयां हमें देखने को मिली। राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक असहयोग एवं भ्रष्ट नौकरशाही, और महिलाओं की प्रक्रिया जो पर्याप्त 1/3 तो होना चाहिए ना जो महिलाएं, तो उनको भी भागीदारी हमें पंचायतों में नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट है कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब किया गया था, तो पंचायती राज अधिनियम के उत्तर प्रदेश में जो पहला चुनाव था वो 1995 में हुआ था। और ये उत्तर प्रदेश का प्रथम गांव पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव एक्ट 1994 के तहत अप्रैल मई 1995 में हुआ था। तो आई होप आप लोगों को ये टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगे होंगे। इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग को जो सोशोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग को कवर करवाया जाएगा। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।